राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ युवा फिल्मकार कन्नू बहल। ओए रब्बा मेरे आ एक गल ते दस, सानू बना के तू क्यों ना कीती बस। दस की लभ्या, दस की लभ्या, दस की लभ्या, ए बंदा बना के तू दस की लभ्या, दस की लभ्या, दस की लभ्या। कन्नू बहल। युवा फिल्मकार कन्नू बहल वैसे तो दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म पंजाब के कपूरथला में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले कन्नू बहल का बचपन कलात्मक गतिविधियों के बीच गुजरा, जहां उनके रंगकर्मी पिता ललित बहल और मां नवनिंद्र बहल दिन रात टेलीविजन और थिएटर प्रोडक्शंस में लगे रहते थे। कला के साथ बना ये लगाव आगे चलकर कन्नू बहल को कोलकाता के SRFTI यानी सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ले गया, जहां पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एन एक्टर प्रिपेयर्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। ओए लकी लकी ओए में सहायक निर्देशक और लव सेक्स और धोखा में बतौर को राइटर काम करने वाले कन्नू बहल की पहली ही फिल्म है तितली। मेरा नाम तितली है। हेलो। पापा कहते हैं लाइफ में फैमिली से बड़ी कोई चीज नहीं। हमारे घर पे तो वैसे भी जी औरतों की बहुत इज्जत है। परचेज में ये बहुत तेज है। तितली को NFDC के स्क्रीन राइटर्स लैब में 2012 में चुना गया था और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई। अरे बहुत अच्छी चॉकलेट बर्फी है, थोड़ा सा ट्राई कर ले। हमारे यहाँ शादी भी फैमिली प्लानिंग से ही होती है। भारत में रिलीज होने से पहले ही कन्नू बहल की इस पहली ही फिल्म तितली को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए न सिर्फ चुना गया, बल्कि इसने कई पुरस्कार भी जीते। 2014 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित इस फीचर फिल्म ने समीक्षकों और फिल्म बिरादरी को हैरत में डाल दिया। लेखन और निर्देशन से इतर कन्नू ने महासंग्राम टेलीविजन धारावाहिक और हैप्पी बर्थडे नाम की टेलीफिल्म में भी अभिनय किया है। बहुत बहुत स्वागत है कन्नू। थैंक यू। हमें बताइए कि हिंदी में आमतौर पर जो फिल्में हम लोग देखते आए हैं, उनमें बहुत मुश्किल से जो हमारे समाज की सच्चाइयाँ हैं, और वो भी बहुत तल्ख सच्चाइयाँ, बहुत मुश्किल से ही हमको दिखाई देती हैं। और आपकी अपनी जो पहली फिल्म तितली है, वो एक शहर की एक ऐसी हाशिए की दुनिया, और उसमें भी हाशिए के लोग और उनके बीच एक अजीबोगरीब रिश्तों की ये जो कहानियाँ आप इस तितली फिल्म के ज़रिए कह रहे हैं। और ये फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज़ होने से पहले दुनिया भर में काफ़ी शोहरत के झंडे गाड़ के आई। तो ये कहानी जब आप एक पहली फिल्म के तौर पर चुनते हैं, तो उसमें क्या वजह होती है? ये एक्चुअली टेक्निकली अगर देखें तो पहली फिल्म होने नहीं वाली थी। मैं बम्बई में करीब 2007 से हूँ, और मैं दिवाकर के साथ काम कर रहा था। मैंने ओए लकी लकी ओए पे काम किया, लव सेक्स और धोखा पे काम किया, और उसके बाद जब दिवाकर शंघाई कर रहे थे, तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं शुरू से ही फिल्मकार तो बनना चाहता था। फिल्म स्कूल भी गया था, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट। तो 2 फिल्में करी, उसके बाद मेरा कहीं तो ये आइडिया था कि मुझे अपने लिए एक फिल्म लिखनी है। तो बहुत सारे लोग ये जानते नहीं हैं, लेकिन तितली से पहले मैंने एक और स्क्रिप्ट लिखी थी, जो मैं 2 साल ट्राई करता रहा कि ये मैं बनाता हूँ, करता हूँ, लेकिन उसको सेटअप करने में 2 साल बीत गए और वो हो नहीं रहा था। किसी न किसी अड़चन के चलते वो फिल्म बन नहीं पा रही थी। और हुआ क्या कि करीब 2010 से 2 साल तक, 2012 तक ये मामला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। और इसके साथ साथ मेरी अपनी लाइफ में भी कुछ दिक्कतें आ रही थी। मैं एक डिवोर्स से गुजर रहा था, तो ये सब मेरे साथ हो रहा था। तो मैं सोचने लगा कि ये क्यों नहीं बन रही है। और कहीं ना कहीं मैंने जाके वो रियलाइज़ किया कि मैंने फिल्म थोड़ी झूठी लिखी थी। शायद मैं डर गया था कि इतने साल हो गए, मुझे फिल्म बनानी है,
और बनाने की घबराहट में मैं कुछ भी लिख के बनाना शुरू कर दिया था। तो एक्चुअली कहते वही हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा ग्रो करता है जब कुछ क्राइसिस आता है, कुछ बहुत बड़ी मुश्किल आती है। तो इन मुश्किलात से उस समय में जब मैं गुजर रहा था तो मैं थोड़ा रुका और मैंने बोला कि हो क्या रहा है, और मैं वापस बचपन में गया और मैंने बोला 17-18 साल का था जब, तो मैंने बोला था फिल्में बड़ी अच्छी लगती हैं, फिल्में बनानी है। तो वो क्या रीज़न था, क्या कारण था कि फिल्म बनानी है? तो मुझे याद आया कि मैं सोचता था बचपन में कि सच्ची फिल्म बनानी है और कुछ ऐसा कहना है जो मन का हो, जो अपनी कहानी हो। तो वहीं से एक्चुअली तितली की शुरुआत हुई। तो 12-13 में जब मैंने वो स्क्रिप्ट रख दी साइड में, दूसरी स्क्रिप्ट, तो मैंने बोला अब जो भी मैं लिखूंगा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता बने ना बने, लेकिन वो मेरे अपने जीवन से जुड़ा हुआ होगा, मेरा जिया होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ या मेरे पास कुछ है भी कहने को या नहीं, सबसे पहले मैं ये तलाश करूँगा और ये स्क्रिप्ट उस तलाश की शुरुआत होगी। ये जो लिखाई का पूरा प्रोसेस है। तो उसके चलते मुझे चलते चलते शरद मिल गए, शरद कटारिया, जिन्होंने अभी दम लगा के आयशा की है, और हम दोनों ने साथ में लिखना शुरू किया। तो करीब 1.5 साल लगा हमको फिल्म लिखने में, लेकिन फिल्म लिखने से ज़्यादा वो 1.5 साल ये ढूंढने में निकल गया कि ये फिल्म किस बारे में है और ये क्या कहना चाह रही है। हमें भी नहीं पता था जब शुरू किया। तो मेरी शुरुआत थी इस फिल्म के थ्रू। मैं ये कहना, मेरे अपने पिता के साथ मेरा रिलेशनशिप थोड़ा अर्ली रिलेशनशिप बहुत मुश्किल था, जैसा कि जवान लड़कों का होता है। मेरे पिता के अपने आइडियाज़ थे कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं एक तरफ बढ़ रहा था। तो एक मुश्किल रिलेशनशिप था जिसमें काफ़ी जूझना पड़ रहा था मुझे। तो जब तितली की शुरुआत हुई तो मैंने बोला ये कहानी एक लड़के की है जो अपने बड़े भाई से भागना चाहता है। तो बड़ा भाई ऑलमोस्ट एज डिफरेंस इतना है कि वो पिता की तरह ही है। तो अब शुरुआत तो यहाँ से हुई थी, लेकिन फिर हम सवाल पूछते रहे, मैं और शरद, अपने आप से कि ये फिल्म है किस बारे में, वो भागना क्यों चाहता है, भाग के मिलेगा क्या। और जैसे जैसे ये सवाल पूछते गए हमें जवाब मिलते गए, और सबसे की जवाब अंत में ये मिला कि भाग के आप जाओगे कहाँ, क्योंकि जिससे आप भागना चाहते हो वो शायद आपके अंदर है, और एक्चुअली अंदर के उस इंसान से लड़ना ज़रूरी है। और ये फिल्म परिवार के बारे में बन गई। जहाँ शुरू हुई थी एक लड़के के भागने के बारे में, वो फिल्म ने खुद हमें बताया कि मैं एक परिवार के बारे में हूँ, और परिवार के बारे में बन के वो ह्यूमन स्टोरी तो बन गई, लेकिन फिर हमने उसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट ढूंढना शुरू किया कि ये हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो इसलिए फिर वो वायलेंस के बारे में बन गई, पेट्रियार्की के बारे में बन गई। तो एक्चुअली चलते चलते एक करके हमने जवाब ढूंढे, जहाँ से पहुँच के तितली बनी। तो आई थिंक मेरा रोल उसमें यही था कि एक पॉइंट के बाद मैंने बोला कि मुझे सवाल पूछते जाना है और रुकना नहीं है। इस बार डर के कहीं पर भी रुकना नहीं है। जब तक ये सारे सवाल जो मेरे मन में आ रहे हैं, इनके जब तक आंसर नहीं मिलेंगे तब तक ये फिल्म बनेगी नहीं। तो आई थिंक वो उस प्रोसेस से गुजर के कहीं ना कहीं तितली पे हम लोग फाइनली पहुंचे। एक्चुअली ये प्रोसेस भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्योंकि अगर आप एक शुरू में एक थोड़ी विशफुल थिंकिंग के साथ एक कोई फिल्म शुरू करें जिसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कुछ सिचुएशंस होंगी। आपने कहा कि आपके अपने पिता के साथ जो संबंध थे उसको ही एक तरह से आपने उधर दिखाने की कोशिश की कि भाई और छोटे भाई, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच। लेकिन जैसे जैसे फिल्म अपना एक्सपैन ढूंढना शुरू करती है तो सवाल तो आते हैं, और इस तरह एक फिल्मकार के सामने, जबकि आपने खुद कहा है अलग अलग जगहों पर कि ये निर्भया जो रेप केस है उससे शुरू हुई एक तलाश थी जो कहीं जाकर कल्मिनेट कर पाई। तो एक फिल्मकार के लिए एक तरह की आपके अंदर एक जो सोशल क्वेस्ट है आपकी, वो भी कहीं एक तरह से सतह पर सामने आती है कि आप एक फिल्मकार की तरह ही नहीं अप्रोच कर सकते, बल्कि आपको एक समाज वैज्ञानिक, एक अर्थशास्त्री, एक राजनीति से जुड़े हुए इन सारे अप्रोचेस को लेकर के आपको फिल्म को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि आखिरकार वो एक लार्जर ऑडियंस के लिए होती है। तो क्या इसी तरह हुआ जो जिसे आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे सवाल आते गए उनके जवाब ढूंढते गए आप लोग? जी, आई मीन मैं ये बोलूँगा कि
हर फिल्म बनाने का एक्ट ही अपने आप में पॉलिटिकल होता है। एक बार आप जब चूज कर रहे हैं कि मैं एक कहानी को पकड़ के वो कहानी बनाऊंगा, तो आपने उस समय वो डिसीजन ले ही लिया। तो जैसे कि बोलते हैं, गोदार ने कहा है कि हर फिल्म बनाने का एक्ट पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिक्स को या सोशल अवेयरनेस को आप कभी साइड में रख ही नहीं सकते एज अ फिल्मकार। पर मुझे लगता है हर कहानी पहले ह्यूमनिस्ट होती है, ह्यूमन लेवल पे काम करती है, और उसका अंत में क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जुड़ाव रहता है एक ऑडियंस से, तो उससे बाहर निकल के आप उसको पॉलिटिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट में फिट करने की बात नहीं कर सकते। फिल्म उससे जितने लोग जुड़े होते हैं, चाहे वो सिनेमाटोग्राफर हो, चाहे एडिटर हो, आपकी पूरी टीम होती है, उन सब के उस पॉइंट तक के जिए हुए जीवन की कहानी बन जाती है। तो फिल्म तो आप जो हैं उसको हर समय अवेयर कर ही रही है, उभार ही रही है, बाहर निकाल रही है। तो मुझे नहीं लगता कॉन्शियसली बैठ के पॉलिटिकल पोजीशनिंग या सोशल पोजीशनिंग या जैसे आप बोल रहे हैं सोशल अवेयरनेस के एंगल से उसको देखते हैं। यू जस्ट लुक एट इट एज अ ह्यूमन स्टोरी और आप उसकी परतें खोलते जाते हैं। मुझे लगता है परतें खोलना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी फिल्म को बनाने में, क्योंकि उससे इतनी सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। फिल्म एसेंशियली एक बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है जो आप एक कमरे में बैठ के नहीं कर सकते। उससे जुड़ी हुई 100 लोग होते हैं सेट पे, काफ़ी बड़ा, काफ़ी एक्सपेंसिव मीडियम है। तो वो सारे चीज़ों से लड़ के सबसे बड़ी लड़ाई यूजुअली यही बन जाती है कि आप कितनी परतें खोल सकते हैं। तो आई थिंक वो परत दर परत उससे जूझते रहना, लड़ते रहना, सबसे बड़ी लड़ाई वही बन जाती है। और आप जो हैं 30-35 साल जितने भी आपके तब तक के हैं, और 10 साल बाद अगली फिल्म में 45 हैं, वो एनीवे फिल्म में आ ही जाते हैं, उससे आप भाग नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कहते हैं कनु, और इन्हीं और बातों को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं युवा फिल्मकार कनु बहल के साथ। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ कनु बहल, जो कि एक युवा फिल्मकार है। कनु, ब्रेक से पहले आपने कहा कि आपको एक सच्ची फिल्म बनानी थी। क्यों सच्ची फिल्म बनानी थी? ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब देना। आई थिंक एक इम्पल्स होता है इसका कुछ, इसका जवाब मैं अपने आप को भी देने की कोशिश करता हूँ, पर आई थिंक कहीं ना कहीं एक चाह होती है, या कुछ जिसे आप कीड़ा बोल सकते हैं, या कुछ एक अटकन होती है दिमाग में कि कहानी कहने का शौक़ है, और कहानी को इस तरह से कहना चाहिए कि वो अपनी सतह तक पहुंच सके, और उसे देखकर कोई एक ऑडियंस जब उसे देखे तो उन्हें ऐसा महसूस हो कि उन्होंने कुछ अपना सा देखा है, कुछ अपना जीवन उनका रिफ्लेक्ट होता है उसमें। तो वो आई थिंक वो उसके करीब आप तभी पहुंच सकते हो जब वो आपकी अपनी सच्चाई से जुड़े। सबसे पहले अपनी सच्चाई से जुड़ता है, और अगर वो आपके लिए सच है तो आप एज अ फिल्मकार आप होप करते हो कि वो एक बड़े ऑडियंस के लिए सच होगा। तो आई थिंक यहीं से कहीं से आता है। क्योंकि देखिएगा, आपके सच्ची फिल्में बनाने के अनुभव पीछे भी बहुत सारे फिल्मकारों के हुए, और आखिरकार वो सच्चाइयों में फिर थोड़े से झूठ मिलाकर फिर एक कारोबार की तरह उसे आगे भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सच्ची फिल्म बनाने का संकल्प सिर्फ आपके ही मन में आया। पहले भी, चूँकि ये एक बहुत ही खर्चीला कारोबार है, और जो हमारा पूरा ख़ास तौर पर हिंदी का जो फिल्म समाज है, वो सच्चाइयों से पर थोड़ी देर के लिए खुश हो लेगा, तारीफ़ कर देगा, लेकिन उसका जीवन उस तरह की फ़िल्म का बहुत लंबा नहीं होता। उसके सामने कई तरह की चुनौतियां, चाहे उसमें फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ मामला हो, डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ, उसका पूरा जो बिज़नेस एस्पेक्ट है वो एक इतना डिस्करेजिंग है कि ऐसे में इतने सारे अनुभवों को अपने सामने रखते हुए भी सच्ची फिल्म बनाने के बारे में आपने? जी, आई थिंक हर फिल्म मेकर की अपनी जर्नी होती है, और जैसा कि आप बोल रहे हैं, हमने बहुत सारे ऐसे फिल्मकारों को देखा है जिन्होंने कहीं से शुरुआत की है और फिर थोड़ा सा मिलावट के साथ आगे चल के कहानियाँ बोलते रहे। पर हमने और भी ऐसे बहुत सारे फिल्मकारों को देखा है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो आई थिंक ये एक बहुत पर्सनल जर्नी होती है। मुझे नहीं लगता हम
इस तरफ या उस तरफ कहीं पर भी जाके जज कर सकते हैं। हर फिल्मकार अपने जब मुझे लगता है जिसे हम मिलावट समझते हैं वो शायद उस फिल्मकार के लिए उस समय का सबसे बड़ा सच होता है। तो सच्चाई भी बहुत रिलेटिव है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, कहानियाँ कहने के बिजनेस में जिसको हम कहते हैं। मुझे लगता है कि रादर देन ये देखना कि फिल्म कैसे बने, कहानी कैसे बने, कहना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो एक तरफ आप अपना पर्सनल जो आपका फाइट है अपने आप से कि आप कहानी की सतह तक पहुँचे और उसे जिस तरह से कहना चाहते हैं उसे कहें, उसको ढूंढने के तरीके ढूंढना उस जर्नी के लिए ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है उस तरह से उस दिशा में और आगे बढ़ा जा सकता है। दूसरा रास्ता यूजुअली सिनिसिज्म की तरफ ले जाता है, जहां आपको लगता है मतलब आप किसी भी तरह एंड में खड़े होकर अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक अपनी तरह से उस जर्नी पे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये तो इस प्रोफेशन में आने का सबसे बड़ा हैज़र्ड ही यही है। आपने चूज़ किया है कि मुझे कहानियाँ कहनी है और कहानियाँ फिल्म पे ही कहनी है। आप किताब भी लिख सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे, पर ये इतना लेबर इंटेंसिव है, इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, तो इसमें अपना रास्ता ढूंढना तो बहुत ज़रूरी है ही। और वो रास्ता है, वो रास्ता ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है जो मिलावट की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता भी है, उसे बस खोजने की ज़रूरत है और उसकी तरफ निरंतर बढ़ते रहने की ज़रूरत है। आपने कहा कि कुछ ऐसे फिल्मकार हैं जिन्होंने सच्ची फिल्में बनाने का रास्ता चुना और वो अब भी सच्ची फिल्में बना रहे हैं। उनमें से कुछ अभी एक्टिव होंगे, कुछ शायद पीछे गुजर चुके होंगे। वो कौन लोग हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। हम देखें तो अगर आप देखें ईरान से अब्बास कियारोस्तामी हैं, जिनकी फिल्में एक से बेहतर एक हैं और वो अपने कंटेंट की तरफ और ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। एमिर कुस्तरी हैं, स्टीव मक्वीन है जिन्होंने हंगर बनाई है, शेम बनाई है, उसके बाद 12 Years a Slave बनाई है। तो जाक औदियाद हैं, अब्बास कियारोस्तामी हैं, एमिर कुस्तरी हैं। इंटरनेशनली हिंदुस्तान में देखें अभी एक पिछले 4-5 साल में एक पूरा मूवमेंट आया है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी उसको बहुत सारी फिल्मों से नहीं जोड़ सकते, पर डेफिनेटली ये तो हम ज़रूर देख रहे हैं कि 5, 6, 7, 8 नहीं 10, 12 ऐसे यंग फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई है और जिन्होंने सिस्टम से बाहर रह के वो फिल्म बनाई है और जो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ उसी सिस्टम में अंदर आ रहे हैं। पर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वो मिलावट की तरफ नहीं जा रहे हैं अपनी अगली फिल्म की तरफ। तो मुझे लगता है ये जो पिछले 4-5 साल का फेज़ है जिसमें हमने ये स्लू ऑफ नई फिल्में देखी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर मैं काफ़ी इंटरेस्ट से अगले 2-3 सालों की तरफ देख रहा हूँ, सबकी दूसरी फिल्म की तरफ देख रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई ओन। तो ये आई थिंक मुझे लगता है ये शायद एक अच्छा फेज़ आने वाला है जिसमें कुछ फिल्मकार हमें दिखेंगे जो शायद सिस्टम में रह के या सिस्टम के बाहर रह के अपनी सच्चाई को बरकरार रख पाएंगे और जिस तरह का काम वो करना चाह रहे हैं, जिस तरह की कहानियाँ वो कहना चाह रहे हैं, जैसे अविनाश है जिन्होंने किला बनाई, चैतन्य है जो कोड बनाई, मेरे साथ ही स्क्रीन राइटर्स लैब में रुचिका ओबेरॉय जिन्होंने आइलैंड सिटी बनाई, शरद है जिसने दम लगा के हैशा बनाई। तो हर जगह हर शरद ने यशराज में रह के दम लगा के हैशा बनाई, रुचिका ने NFDC के साथ आइलैंड सिटी बनाई, चैतन्य ने बिल्कुल बाहर विवेक गोम्बर के साथ मिलके कोड बनाई, और तितली एक और है जो दिबाकर यशराज सब मिलके बनी है। तो आई थिंक हर कोने में कुछ आउटलायर्स हैं जो निकल रहे हैं और अगले 4-5 साल में इन सब की जर्नीज दिखेंगी। तो इंस्पिरेशन लेने के लिए पीछे बहुत सारे लोग हैं, बेनेगल हैं, नेहलानी हैं, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली 70 के दशक में 80 के दशक में बिना रुके हुए, बिना दाएं या बाएं देखे हुए जो काम उन्हें करना था वही काम किया और वही कहानियाँ कही हैं। आई थिंक अच्छा एक ट्रेंड है जो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। ये बात तो हमेशा इधर हाल के दिनों में बहुत कही जा रही है कि 4-5-6 वर्षों में बहुत तेज़ी से एक ऐसा सिनेमा और उसको बनाने वाले लोग उभर कर सामने आए हैं जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके सामने चुनौतियाँ भी हैं। क्या चुनौतियाँ हैं, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और कन्नू बहल के साथ बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ कन्नू बहल, जो कि एक युवा फिल्मकार हैं और जिनकी पहली ही फिल्म तितली ने दुनिया भर में धूम मचाई हुई है। कन्नू, ये तो सब लोग जानते हैं कि पहली फिल्म बनाकर उम्मीदें जगा देना एक चीज़ होती है, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, वहाँ से एक असली परीक्षा जैसी चीज़ शुरू होती है। आपको क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ी चुनौती इस तरह की अपनी ज़िद पर, अपने विषय पर, कि हमको एक सच्ची फिल्म बनानी है या हमें वो कहानी कहनी है जो हम कहना चाहते हैं, इसके रास्ते में क्या अड़चन है? अड़चनें आई थिंक बहुत सारी होती हैं। पहली फिल्म एक्चुअली मैं ये मानता नहीं था, लेकिन अब पहली फिल्म बनाने के बाद और इस पूरी जर्नी से गुजरने के बाद मुझे करीब 4 साल लगे तितली बनाते हुए। तो अब मुझे ये समझ में आया कि पहली फिल्म आप जोश व खरोश में निकाल लेते हैं तो हमेशा से मुझे लोग बोलते थे कि दूसरी फिल्म ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये मुझे भी अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली पहली फिल्म बनाकर आप थोड़ा सा सीख भी जाते हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करता है। वो आपको सिखा देता है कि क्या मुश्किलात आते हैं, और आई थिंक हर फिल्म मेकर उनसे कहीं ना कहीं मन में ही जूझने लग जाता है और पहले ही सेल्फ सेंसर करना शुरू कर देता है कि यार ये कहानी लिखते हुए, ये बनाते हुए ये प्रॉब्लम आई थी, फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम आई थी, अब इसको कैसे करूं। कहीं ना कहीं आई थिंक हर फिल्म मेकर अपनी अगली फिल्म में थोड़ा सा और आसान करना चाहता है अपने लिए चीज़ें, जो गलत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक फिल्म बनाई है जो लोगों को पसंद आई है और जो किसी तरह से एक ऐसी फिल्म है जो जुड़ रही है काफ़ी लोगों के साथ, तो आपको ये लगता है कि आपने कुछ सही किया है और आप उसे अगली बार अपने लिए थोड़ा सा उसके आसपास का जो माहौल है फिल्म बनाने का वो थोड़ा सा आसान करना चाहते हैं। तो यूजुअली मुझे क्या होता है, मुझे लगता है हर फिल्म मेकर, यंग फिल्म मेकर के लिए ये सेल्फ सेंसरशिप एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि वो अपने लिए जो आसान बनाने की कोशिश करते हैं चीज़ें। तो आई थिंक सबसे बड़ा बैटल तो यही होता है, सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि आप अपने लिए कैसे गद्दी थोड़ी सी सॉफ्ट ना और चुने और बोले कि मुझे अभी भी फर्श पे ही बैठना है। आई थिंक सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने अंदर से होती है कि फर्श पे ही बैठेंगे। फर्श पे बैठ के पिछली बार मज़ा आया था बहुत, और ठंडा था या गर्म था जो भी था, पर महसूस हुआ था कुछ। तो वो महसूस करते रहना, वो चाह अपने अंदर रखना कि मुझे फिल्म बनाने से ज़्यादा ज़रूरी भी ये है कि महसूस क्या हो मुझे वो फिल्म बनाते हुए। उसकी जर्नी होती है, इंटरनल जर्नी, और फिर थोड़ी छोटी जर्नी और मुश्किल लड़ाई जो मैं पहले आपको बोला था, वो तो लड़ाई आप लड़ने आए ही थे। तो उसे मुझे नहीं समझ में आता कि कोई फिल्मकार क्यों बोलेगा कि वो और आसान होनी चाहिए। तो वो उसको जूझना, वो पैसा इकट्ठा करना, या वो फिल्म कैसे बनेगी, कितने में बनेगी, किस तरह बनाई जानी चाहिए, वो एक दूसरी लड़ाई होनी चाहिए। पर सबसे पहले और बड़ी लड़ाई तो ये होनी चाहिए कि आपको फर्श पे ही बैठना है। आप देखेंगे कन्नू के देश के अलग अलग फिल्म स्कूल से और इसके अलावा भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हर साल सैकड़ों डायरेक्शन के एस्पायरेंट्स निकलते हैं, लेकिन सबकी किस्मत में ये नहीं होता कि उनके पास एक ऐसी फिल्म हाथ में हो जिसे लेकर के वो बाज़ार में और क्रिटिक्स के बीच में हों। लेकिन आपने इसको शुरू से ही अपने SRFTI से निकलने के बाद ही स्टेप बाय स्टेप आपने इसको करके दिखाया। आप कौन सी स्ट्रेंथ आप अपने अंदर की समझते हैं कि बजाय फिल्म स्कूल से निकलने के बाद दूसरों को गालियां देते रहना, फ्रस्ट्रेट बने रहना और अपने को महान समझने के बजाय आप फील्ड में थे और आप करके प्रूव कर रहे थे? आई थिंक मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं थोड़ा सा एक फिल्मों से जुड़ा हुआ था बचपन से। मेरी मदर खुद एक्टर हैं, राइटर हैं, मेरे फादर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, तो वो एक्टर डायरेक्टर हैं। एक्टर बनना चाहते थे, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया कि शायद मुझे मेरी तरह के रोल मिलेंगे, लेकिन वो एज डायरेक्टर थोड़े ज़्यादा फेमस हो गए। तो आई थिंक मैं एक ऐसे घर में था जहाँ फिल्मों की बात होती थी थोड़ा शुरू से। तो उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि फिल्म स्कूल जाने से पहले भी मुझे ये पता था कि फिल्में बनाने में टैलेंट तो होता ही है, लेकिन मेहनत कितनी ज़्यादा जुड़ी होती है, वो मेहनत मैं देख के जा चुका था। क्योंकि मैं अपने माता पिता को कभी कभार 72 घंटे शूट करते हुए देखता था, बिना सोए बिना खाए, कम बजट पे अच्छा काम करने की कोशिश करते हुए। तो ये जो एक स्कूलिंग थी मेहनत की और बिल्कुल
जो अदर साइड ऑफ फिल्म मेकिंग होती है, जो काफ़ी सारे और बच्चे जो फिल्म स्कूल में आते हैं वो देख के नहीं आते, क्योंकि वो खाली पर्दे पर फिल्में देख के उनके अंदर एक कहानीकार होता है, लेकिन फिल्म स्कूल में आके उन्हें उससे जुड़ी हुई मेहनत का इतना नहीं पता होता। तो वो कुछ साल यही सब फिगर करने में निकल जाते हैं। कुछ चौंधियाई हुई होती हैं आंखें, और उसके बाद आप आके वर्ल्ड सिनेमा देखते हो। तो देखना और उसको करना, उसके बीच का जो वो जर्नी है, वो ट्रैवल करते हुए निकल जाते हैं। आई थिंक मुझे वो पहले से फॉर्चुनेटली एक मिला हुआ था, तो जो लगन थी और जो नॉलेज थी, आई थिंक उसने बहुत हेल्प किया। प्लस कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी है, एक सच्चाई है, ये कहने की, अपने आप को देख पाने की और अपनी गलतियों से सीखने की और रुक जाने की और कहने की ये गलती मैंने की है, ये अब दोबारा नहीं करनी। कहानी लिखने में ये गलती हुई है, या यहाँ से कॉर्नर से लेके भागे हैं, अपने ही पिछले काम को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते रहना और उसको पुश करते रहना कि इसमें और कहाँ नैरेटिव में और कहाँ आगे ले जाया जा सकता है, और वो कहाँ कहाँ से डर निकालना। डरना नहीं है, कोई भी कहानी कहते हुए डरना नहीं है, उसको अपनी अंतिम सच्चाई तक लेके जाना है, और वो हमेशा याद रखना कि यहाँ मैं क्यों आया था, फिल्में बनाने का जोश क्यों था। आई थिंक वो एक्सपीरियंस्ड फिल्मकार आगे जाते 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 भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतना जूझ रहे होते हैं, सिस्टम से जूझ रहे होते हैं, कि फिर वो धीरे धीरे लाइफ आसान करने का हो जाता है और वो इनिशियल पैशन खो जाता है। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें मेनली कंट्रीब्यूट करी हैं, जिन्होंने मुझे फोकस तरीके से आगे जाने के बारे में, और ऐसा नहीं है मैं अभी बोल के थोड़ा आसान लग रहा है, बट अभी मैं रेट्रोस्पेक्ट में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं, इसमें बहुत सारे बहुत बड़े ब्लंडर्स भी हैं जो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फोकस बन गया, जिसने स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप बोल रहे हैं, वो दूर से देख के स्टेप बाय स्टेप लगता है वो किसी तरह तितली तक पहुंच गया। आपने कहा कनू के परिवार में ही इस तरह का माहौल था जिसने आपको कठिनाइयों को आपके सामने सतह पर पेश कर दिया था, जिसमें आपको मालूम था कि किसी भी कहानी को कहने के लिए वो मेहनत और वो कड़ी लगन की ज़रूरत होती है। किस तरह का परिवार आपका है, एक बार फिर हमको बताइए, जिसमें ये तो आपने बताया कि आपके पिता खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पढ़े हुए एक्टर, आपकी माँ भी टेलीविज़न प्रोडक्शन में हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म कपूरथला में पंजाब में हुआ था, और मैंने कुछ अपने पहले 8-10 साल पटियाला में बिताए। मेरी मदर वहाँ पर प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड टेलीविज़न में थी, उस समय थी, अब रिटायर हो गए हैं। तो मैं उनके साथ रहता था, वहीं पटियाला में पढ़ता था। तब तक मेरे पिता दिल्ली आ चुके थे, तो हमारे 2 घर थे। एक पटियाला में था जहाँ मैं और पूरा परिवार रहते थे, और फादर तब तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ चुके थे और यहाँ दिल्ली में थिएटर से एंगेज कर रहे थे, और बाद में आगे दूरदर्शन के साथ चल के उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर करीब 10-12 साल की उम्र से, क्योंकि आई थिंक दोनों माता पिता चाहते थे कि आगे की स्कूलिंग दिल्ली में हो, तो पूरी फैमिली फिर दिल्ली मूव हो गई, और काफ़ी सालों तक मेरी मदर कुछ 4-5 दिन पटियाला में होती थी, जहाँ वो पढ़ा रही होती थी, और मैं उनसे खाली वीकेंड पे ही मिल पाता था, क्योंकि वो उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ आ जाती थी। तो उसके बाद करीब 12 साल की उम्र से मैं दिल्ली में था। यहीं बाकी की स्कूलिंग यही हुई, और उसके बाद आज ग्रेजुएशन बिजनेस स्टडीज़ में है, बैचलर्स बिजनेस स्टडीज़ कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, मास्टर्स लिटरेचर में है, थोड़ा बहुत रेडियो है, थोड़ा बहुत थिएटर है। करते करते करते, बिकॉज ग्रेजुएशन फिल्म स्कूल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, और मुझे 17-18 पे आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया था, और मुझे पता था फॉर्चुनेटली कि फिल्म स्कूल होता है और जाना है, पर वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। तो ग्रेजुएशन निकाला, उसके बाद भी मुझे 1-2 साल लगे फिल्म स्कूल पहुंचने में, इमीडिएटली नहीं पहुंच पाया, 2 साल रिजेक्ट होता रहा। तो उन 2 साल में मैं और बहुत सारी चीज़ें करता गया, थोड़ा ऑल इंडिया रेडियो किया, बैरी के साथ थोड़ा थिएटर किया, कुछ कॉपी राइटिंग किया। बेसिकली वो एंसिलरी स्किल्स मैं सारी पिकअप करना चाह रहा था, जो आगे जाके मुझे थोड़ा बहुत हेल्प कर दें। और फिर फॉर्चुनेटली 2003 के आसपास मैं SRFTI में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में उन्होंने मुझे ले लिया फाइनली, बोला आ जाओ, तुम थोड़े ठीक ठाक ही लगते हो। तो फिर वहाँ कलकत्ता में अगले 4 साल निकले, 2003 से 2007 तक।
उसके बाद वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मैं बहुत फिक्शन ओरिएंटेड था। लेकिन यहाँ पर आप अपने परिवार में अपने माँ पिता की अकेली संतान हैं? जी जी। और ये सब जो आप सोच रहे थे कि आप फिल्मों की दुनिया में जाएंगे, इस पर इन लोगों का कोई एतराज़ नहीं था? इस मामले में मेरा परिवार थोड़ा सा अजीब है, बिकॉज एतराज़ तो नहीं था क्योंकि दोनों खुद फिल्मकार थे, लेकिन मेरा फाइट बिल्कुल अलग रहा कि मेरे पिता हमेशा से चाहते थे कि मैं एक एक्टर बनूं, और मैं ये कभी नहीं चाहता था क्योंकि मैं अपने आप को कभी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल पाता नहीं था। जबकि कुछ एक्टिंग तो कर चुके थे, आप करते रहते थे। मैं 12 साल की उम्र से एक्टिंग कर ही रहा था क्योंकि ये लोग ज़बरदस्ती मुझे आगे डाल रहे। लेकिन मज़ा नहीं आता था उसमें। मुझे मज़ा भी आता था, पर आई थिंक कहीं ना कहीं मैं कहीं ना कहीं इंस्टिंक्टिवली समझ पा रहा था कि मैं कहानी कहना ज़्यादा चाहता हूँ। उसमें मुझे इतना मज़ा आता है जितना किसी भी चीज़ में नहीं आता है, और उसे तोड़ने में और उसके पीसेस को तोड़ के जोड़ने में जितना दिमाग चलता है और जितना सोच के जितना जॉय मिलता है वो एक्टिंग में नहीं मिल रहा है। तो मेरी काफ़ी लंबी लड़ाई ये चली क्योंकि पिता खुद एक्सपीरियंस थे, खुद एक्टर बनना चाहते थे, और जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं एक्सपीरियंस थे, उनको ये लगता था कि एज एन एक्टर चीज़ें ईजियर होती हैं। तो काफी लंबा डिफरेंस। जबकि उनको नहीं भूलना चाहिए था कि उनके लिए इजियर नहीं हुई थी। बिल्कुल, बट आई थिंक उनके दिमाग में उन्होंने कुछ एक क्रैक कर रखा था। तो वो तो मुझे ये बोलते थे कि तुम ठीक है 35-36 की उम्र तक एक्टर होना ट्राई करो, मैं तुम्हें फंड करूंगा, और नई सक्सेसफुल है तो उसके बाद डायरेक्टर बन जाना। तो मुझे काफी समय उन्हें ये कन्विंस करने में लगा कि नहीं, मुझे यही करना है। तो उस चक्कर में मैं 2 साल एक्चुअली ट्राई भी किया। दैट्स व्हाई मैंने बैरी के साथ काम किया, थिएटर किया, मैंने खुद से भी एक बहुत ही जेन्युइन शॉट दिया एक्टिंग को, लेकिन वो करके एक्चुअली अच्छा ही हुआ। मुझे ये क्लैरिटी आई कि मुझे डायरेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ भी जाके मैं अपने आप को डायरेक्ट करता हुआ ही पाया। एज एन एक्टर वहाँ गया, लेकिन वहाँ एक प्ले लिख दिया और जो फाइनल प्ले था वो डायरेक्ट मैंने किया, और उसमें 2-3 छोटे मोटे रोल किए। तो पिता आए फाइनली देखने और बोला कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं। तो मैंने बोला मैंने लिखा है और मैंने डायरेक्ट किया है। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चली, ये कन्विंस करने की, क्योंकि पिताजी की ये थी ही, काफ़ी एक्सपीरियंस था। उन्होंने फेलियर इन अ सेंस काफ़ी सक्सेसफुल भी थे, दूरदर्शन पे काफ़ी रिकग्नाइजेबल काम किया, बट इन अ सेंस उन्हें शायद एक ये डिफ़िकल्टी स्टेप की दिखाई देती थी। तो वो समय लगा, बट आई थिंक चलते अब द फैक्ट कि तितली में उन्होंने खुद काम किया, जब बन रही थी तो वो सेट पे आए। पहले तो उन्हें कन्विंस करना ही मुश्किल था कि आप ये फिल्म करें, पर जब माने फाइनली और आए, आई थिंक कुछ काम जिस तरह से हो रहा था देख के उन्हें थोड़ा सा रीअश्योरेंस हुआ कि हाँ इतना कुछ खराब हो नहीं रहा है। और ऑब्वियसली फिर एक बार जब फिल्म बनी हुई पूरी देखी तो थोड़ा सा आई थिंक कॉन्फिडेंस, अभी थोड़ा सा ही है, क्योंकि वो बोलते हैं अगली कैसे बनाओगे, अब क्या करोगे। अच्छा, नहीं, SRFTI आने के बाद आपको ये था, मतलब स्पष्ट था आपके दिमाग में कि आपको डायरेक्शन में ही करना है, लेकिन तितली में जो दुनिया आपने रची है उसको जानने के लिए आपके पास क्या उतनी ऑथेंटिक दुनिया, मतलब बिल्कुल आपको लगता है कि इस सेटिंग में तो हम बहुत दिनों से रह रहे हैं और बहुत दिनों से इसको नज़दीक से जानते हैं, इसके एक एक बारीक डिटेल्स जानते हैं, इसको कैसे आप जानते हैं? तितली एक्चुअली बहुत एंगल से पर्सनली जी हुई फिल्म है। तो फिल्म के 2 हिस्से होते हैं, एक तो फिल्म का इमोशन होता है जो आपने जिया हुआ होता है, और एक उसका फिजिकल वर्ल्ड होता है। मुझे लगता है कि फिल्म का इमोशनल वर्ल्ड ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर आपने इमोशनली उस कहानी को जिया हुआ है तो आप उसे किसी भी वर्ल्ड में सेट कर सकते हैं। तितली में हालांकि फ़ायदा ये है कि मैं डायरेक्टली उस दुनिया का चाहे हिस्सा ना रहा हूँ, लेकिन पेरिफेरली मैंने वो दुनिया बहुत पास से देखी है। बहुत सारे लोकेशन, 3-4 घर जो आप तितली में देखते हैं, वो उन घरों में मैं खुद रहा हुआ हूँ। जैसे संगीता का घर आप देखते हैं, वो अभी भी हमारा घर है। मतलब मेरे पिताजी उसे ओन करते हैं और मेरे कुछ रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं। तो वो स्पेसेस सारी अपनी ही हैं, जी हुई हैं। हमारी बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली है। मेरे पिता जब उस पार से आए थे तो मेरे दादाजी की डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी,
ही पास्ड अवे, माय फादर वाज जस्ट 12, तो देयर वाज अ लार्ज फैमिली जिसका ध्यान उन्हीं को अकेले रखना पड़ रहा था विद माय दादी. तो somehow, and we were not very financially well off, somehow because वो एक्टर बन गए और थोड़ा सा रिकग्निशन आ गया, हम लोग थोड़ा सा एक्सट्रिकेट कर पाए इमीडिएट फैमिली को, पर हमारी बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिली अभी भी उसी माहौल में है. नॉट नेसेसरली क्राइम, लेकिन वो क्राइम वर्ल्ड का उसमें लाना इसलिए ज़रूरी हो गया. जो सवाल हमने अपने आप से बहुत बार पूछा, जो आप निर्भया की भी बात कर रहे थे, कि ये क्रिमिनल वर्ल्ड में ही क्यों सेट होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म वायलेंस के बारे में थी. और अगर आप एक पूरा ओवरऑल पीस कर रहे हैं वायलेंस के बारे में, तो आप उस फिजिकल वायलेंस और इमोशनल वायलेंस दोनों को समझने की कोशिश करते हैं. तो ये सवाल मैंने और शरद ने बहुत बार पूछा कि ये कारजैकर क्यों है, नॉर्मल लोग क्यों नहीं है. लेकिन हम इमोशनल वायलेंस के बारे में बात कर रहे थे, पेट्रियार्की के बारे में बात कर रहे थे, मर्द औरतों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, और उसी समय निर्भया हो रहा था. तो उसी समय हम ये पूछ रहे थे कि ये वायलेंस आती कहाँ है मर्दों में से, और तब हमें ये लगा कि ये फिल्म यहीं सेट होनी चाहिए, बिकॉज वो बाहर की जो वायलेंस ये लोग घर लेके आते हैं, ये किरदार, वो जो ये घर से बाहर जाती है, ये दोनों का जो मिलाव है, उसमें इस सवाल का कहीं असली जवाब जुड़ा हुआ है. इस सोसाइटी की जो पनपती वायलेंस है, उसका एक पूरा होलिस्टिक व्यू देने की जरूरत है. तो क्राइम शायद इतना जिया हुआ नहीं है, पर मुझे लगता है वो ऑफसेट हो जाता है, क्योंकि इमोशनली आपने वो फिल्म पूरी जी हुई है. इमोशनली मैं तितली भी हूँ, इमोशनली मैंने विक्रम को भी बहुत पास से देखा है, इमोशनली मैंने बावले को भी बहुत पास से देखा है. मेरी इमीडिएट फैमिली से वो एक किरदार आता है जो अभी भी क्लोसेट में है, और जिसके बारे में सबको पता है कि वो होमोसेक्सुअल है, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता. तो सारे बहुत ही करीबी किरदार हैं, पर सबको इमोशनली एड्रेस करने की कोशिश है, ना सिर्फ एक बोरिंग या बनाल वे में एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से ख़त्म करने की कोशिश है. फिल्म एक परिवार के बारे में, और परिवार में जो पावर इक्वेशंस होती हैं और सर्कुलैरिटी होती है, मुझे लगता है फिल्म ज़्यादा उसके बारे में है. इसीलिए वो जो 4-5 शॉट्स हैं घर के, चाहे टूथब्रश है, चाहे ग्लास है, चाहे वो डाइनिंग टेबल है, जो फाइनल जो स्कूटर राइड है उससे पहले वो आप देखते हैं. मेरे लिए फिल्म को उस पॉइंट पे छोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि वो मोमेंट मेरे लिए सार था पूरा इस कहानी का, जो मेरे लिए हमेशा से ये कहानी शुरू से एक परिवार के बारे में रही है, और वो परिवार किसी भी तबके का परिवार हो सकता है. तो उसको आप एक, बिकॉज ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि हम वायलेंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक पूरे ओवरऑल मैट्रिक्स में वायलेंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें थोड़ा व्यू दे जिस दुनिया में भी हम रहते हैं उसको समझने का. इसीलिए वो इस पर्टिकुलर क्लास में सेट है, ताकि वो एक एक्सटर्नल फिजिकल वायलेंस का एंगल भी अपने आप में लेके आए. पर मुझे लगता है कि फिल्म एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे कहानी नहीं होती है, वो एक्सपीरियंस होती है. तो शायद वो एक्सपीरियंस क्रिएट करते करते फिल्म में इतना खुलाव है कि वो अपनी कहानी हर एक के लिए इतनी जगह छोड़ देती है कि वो अपनी कहानी उसमें बना पाए. तो उसकी मुझे लगता है कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं. आप उसे अलग तरह से देखते हैं, मैं अलग तरह से देखता हूँ, 4 और लोग अपनी तरह से देखते हैं. मुझे ये लगता है कि वो हर कहानी में खुलाव होना चाहिए, तभी वो कहानी एक एक्टिव कहानी होती है. नहीं तो वो पैसिव एक एक्सपीरियंस बन जाता है, जो आप हॉल में देख के आते हैं, बाहर निकलते हैं, 5 स्टेप लेते हैं, या रात को जाके फ्रिज खोल के पानी पीते हैं, तब तक आप भूल जाते हैं. वो शायद उसका ओपन एंडेडनेस ही है जो शायद उसमें आपको इतना एबल बना रहा है कि इस आदमी को देखने से पहले इस आदमी को बनाने वाली सर्कमस्टांसेस को भी देखो. फिल्म शायद ये कह रही है जी, जिस होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात आप कर रहे हैं. जब आप इस तरह की कोई कहानी लेकर अपने साथियों के साथ, खासकर शरद के साथ अगर आप बैठ रहे हैं या दिवाकर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है तो वो आपका बहुत ही अपना पर्सनल एक स्टोरी फ्रेमवर्क, वो कैसे यारों को कैसे कन्वे करता होगा, मतलब कि वो भी उसी इंटेंसिटी और इंटीग्रिटी के साथ आपके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन पाए. आई थिंक हर कहानी का पर्सनल शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है, और हर अच्छी कहानी का मुझे लगता है जो लोगों तक जुड़ के उनके जहन में बैठ जाए और कुछ दिनों तक वो भूल ना पाएं, उसका यूनिवर्सल होना बहुत ज़रूरी होता है. तो आप पर्सनल से शुरू करते हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, हर मूवमेंट के साथ
एंडेवर यही होता है कि ये यूनिवर्सल बने। उसका मतलब वो आपसे हट के हर एक आदमी से जुड़नी ज़रूरी है। जब तक वो नहीं हो रही तो आप सही दिशा में नहीं जा रहे। तो आई थिंक मेरा काम एज अ डायरेक्टर, मुझे ये लगता है कि मैं हर एक को मेरा आइडिया बता पाऊँ कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और उतना ही सुन पाऊँ कि उनका क्या एक्सपीरियंस है उस आइडिया से जुड़ा हुआ। तो यही तितली में तितली के प्रोसेस में एक चेंज था जो मैं आपको बता रहा था कि शुरू हुई थी एक कहानी जो एक लड़का बड़े भाई से भागना चाहता है, पर फिर शरद ने शायद ये सवाल पूछा कि यार ये इससे क्यों भागना चाहता है। तो मैंने बोला कि यार वो तो वायलेंट है तो भागेगा ही। फिर दिबाकर ने शायद बोला कि पर भाग के मिलेगा क्या। तो मैंने बोला कि मिलेगा क्या मतलब वो भाग जाएगा उससे, लेकिन भागेगा कितनी दूर भागेगा वो तो शायद उसके अंदर होगा। तो इस तरह से जब एक खेल चल रहा है तो खिलाड़ी सारे ही अगर उतने ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वो खेल खेलने में, तो वो अपने आप में सबकी कहानी बनती जाती है, बिकॉज आपने वो खोल दिया। इट्स नॉट जस्ट योर एक्सपीरियंस, आपने एक थॉट रख के उसको खोल दिया और उसके बाद आप खेलते रहते हैं उसके साथ। आप बॉल फेंकते रहते हैं, बॉल वापस आप तक आती रहती है, और वो धीरे धीरे अपने आप ऑर्गेनिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो सबका हो जाता है। आप उसे क्लेम भी नहीं कर सकते एज सिर्फ योर ओन एक्सपीरियंस। मैं देखता हूँ कि इसमें जब तितली ये पार्किंग स्पेस के लिए पैसा दे देता है और तब उसको कुछ वोमिटिंग जैसी चीज़ होती है, वो क्या डिवाइस है, क्यों हुई उसको, मतलब एक उसकी लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी में वहाँ मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों उसको वोमिट। मुझे भी नहीं पता उसको क्यों हुई, क्योंकि लिखते हुए हम ये सोच रहे थे कि एक लड़का जो शुरुआत करता है यहाँ से कि उसे अपना घर पसंद नहीं है, घर में 3 और मर्द हैं, उसे उनमें से शायद कोई भी पसंद नहीं है, वो इन सब से भागना चाहता है। भागने के लिए वो एक्स करता है, वाई करता है, जेड करता है, ऐसा एक्स वाई जेड करता है कि एक से बदतर एक चीज़ें कर पड़ता है, और शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसे खुद भी पसंद नहीं है, लेकिन वो करते हुए भी वो आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे निकलना इतना ज़्यादा प्यारा है। ऐसा कैरेक्टर जब वहाँ उस कगार पे खड़ा हुआ है, जब वो ये सब सोच रहा है कि जहाँ से शुरू किया था वहाँ मैं पहुँच गया, पर मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह से पहुँचा हूँ वो सही नहीं है, तो वो क्या करेगा। और अगर उसे वाकई ही वो गिल्ट महसूस हो रहा है और वाकई अपना अंदर अपना वजूद पसंद नहीं आ रहा है, तो असली जिंदगी में वो बाहर कैसे आएगा। तो वो बाहर एक उल्टी की तरह ही आ गया, और हमें वही सबसे ज़्यादा सही रिप्रेजेंटेशन लगा, क्योंकि असली जीवन में एटलीस्ट मैंने तो ये नोटिस किया कि मेरे साथ जब भी सबसे बड़े बदलाव आते हैं वो बोल के नहीं आते हैं, वो सिर्फ एक फीलिंग होती है, थोड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ बहुत एक फिजिकल रिएक्शन होता है। तो आइडिया यही था कि उसका सबसे सच्चा रिप्रेजेंटेशन क्या ढूंढा जाए जो डायलॉग ही ना लगे, जो ऐसा ना लगे कि कुछ सोल्यूशन है। वो एक उल्टी है जो बस अंदर से आ गई। ऐसा हो सकता है कि उसने बस स्टॉप पे जो खाना खाया शायद वो खराब था, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपने अंदर का इंसान इतना नहीं पसंद आ रहा था कि वो उसे उगल देना चाहता था। तो शायद इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। अब मुझे आखिर में बताइए, कनू, और दिल पर हाथ रख कर कहिए कि मैं समझा नहीं। जैसे कि एक आपके पास बाउंड स्क्रिप्ट है अपनी, हाँ, और आप उसे वैसी ही बना लेना चाहते हैं, हाँ, उसके रास्ते में कोई भी अड़चन आपको स्वीकार नहीं है, हाँ, तो ये कैसे होगा? मुझे लगता है ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जब तक आपके रास्ते में अड़चन नहीं आ रही, तो जो कागज पे है आपके पास वो ग्रो नहीं करेगा आगे। अड़चने अच्छी हैं, अड़चने बढ़िया हैं। अड़चने आने का मतलब है कि आपसे कोई इतना मतलब रखता है या वास्ता रखता है कि वो उसमें घुस के आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है। तो मुझे लगता है हर सवाल, हर अड़चन बहुत ही भली होती है स्क्रिप्ट के लिए। और हर मुझे तो शूट करते हुए भी जो अड़चने आई, अब मैं वापस देखता हूँ तो वो मुझे इतनी भली लगती हैं, और मुझे लगता है उससे जो कैप्चर किया, हम जो प्लान करके गए थे, जो मेरे या सिद्धार्थ के दिमाग में शूट करते हुए या एक्टर्स के दिमाग में जो आइडियल सीन था, वो जब उन अड़चनों से मिला तभी वो रियल बना। एक्चुअली हर अड़चन आपको शायद मुड़ के ये कह रही होती है कि आप जो करना चाह रहे हो वो आइडियल है, और लाइफ आइडियल नहीं होती। लाइफ बहुत सारे केओस के साथ मिली होती है। तो आई थिंक हर वो अड़चन बहुत मैं तो उसे वेलकम करता हूँ और उसे लेता हूँ, बिकॉज हर अड़चन आई थिंक आपको कोई एक सोल्यूशन दे रही होती है और कोई एक रास्ता दिखा रही होती है जो कहीं ना कहीं फिल्म के लिए ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है। कुछ अड़चनें ऐसी होती हैं जो नहीं
ऑर्गेनिक होती हैं, यू हैव टू कीप अ वॉच फॉर देम एंड कीप आस्किंग योरसेल्फ कि ये उनमें से एक तो नहीं है। पर तितली बनाते हुए एटलीस्ट और फिल्में लव सेक्स और धोखा हो या जिन पे मैंने काम किया है, मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर अड़चने अच्छी ही होती हैं। और ये कि एक तरफ आपकी और आपके दोस्तों की फिल्में हैं और दूसरी तरफ हर साल बनने वाली सैकड़ों एम्बिगुअस, गुडी गुडी और बिल्कुल यथार्थ से, सच्चाई से रिश्ता न रखने वाली फिल्में, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है वो फिल्में भी उतनी ज़रूरी हैं। सिनेमा कोई एक सिनेमा नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। सिनेमा एक बहुत एक मास मीडियम है। एट द एंड ऑफ द डे 500, 600, 1000 लोग एक डार्क कमरे में जाते हैं और एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, और हर तरह का एक्सपीरियंस उतना ही जायज़ है। कभी कभी आप एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं, कभी कभी आप एक ऐसा जीवन, एक ऐसी दुनिया भी देखना चाहते हैं जो आपको अपना एक मिरर दिखा दे। तो दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत वैलिड हैं। इनफैक्ट अगर बड़ी फिल्में, अगर जो जिस तरह आप बोल रहे हैं कि अगर वो दूसरी तरह की फिल्में नहीं होंगी तो छोटी फिल्मों को बनने में और मुश्किलात होंगे। तो मैं पर्सनली काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ बड़ी फिल्मों को, और मुझे लगता है कि वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमारी इंडस्ट्री जितनी सशक्त है अभी, वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू इंडस्ट्रीज जो अभी भी हॉलीवुड का ऑनस्लॉट रेजिस्ट कर पाई है। तो मुझे लगता है वो हमारी एक स्ट्रेंथ्स में से है, और कहीं ना कहीं हम उस स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट भी करते हैं, और वो बहुत बढ़िया है। हर बड़ी फिल्म अपने पीछे 5 या 6 और छोटी फिल्मों का रास्ता खोल के जाती है। तो बड़ी फिल्में अपनी जगह हैं, उनकी एंटरटेनिंग क्वालिटी अपनी जगह है, और छोटी फिल्म में एक अलग टेस्ट है। दोनों एक दूसरे का टेस्ट बदलने में काम आती हैं, और अब तो हम ये देख ही रहे हैं कि ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है, इक्वलाइज होता जा रहा है जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट है, लोग और तरह के इंटरनेशनल टीवी शोज़ देख रहे हैं या वर्ल्ड सिनेमा देख पा रहे हैं। तो आई थिंक अब इतना खुल गया है मामला कि आप चॉइस को पिन डाउन नहीं कर सकते। लोग हर तरह की चीज़ अब ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बड़ी फिल्में मोनोपोलाइज कर रही हैं, पर ये बड़ी फिल्मों का भी होना उतना ही ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारी इंडस्ट्री की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हू, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आपकी आने वाली फिल्म, पहली फिल्म जैसी ही कामयाब हो, इसकी भी कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे युवा फिल्मकार कन्हू बहल। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।